मुद्दा क्या है, ये गरमाया कैसे, ये मुद्दा आया कहाँ से? दो प्रश्न है आपके, एक मूर्ति का और एक राजनीतिकरण का। जी। तो मूर्ति का विवाद तो समाप्त हो चुका है बहुत पहले ही, क्योंकि बिना किसी आदेश के एक कोर्ट के परिसर में, उच्च न्यायालय के परिसर में मूर्ति की स्थापना कैसे हो सकती है? तो मुद्दा तो पहले ही सब खत्म हो गया। अब तो ये अपने वोटों की राजनीति चमका रहे हैं, चाहे वो भीम सेना, भीम आर्मी, कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पार्टियां हो, सारी लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं कि कैसे इन लोगों के वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। तो मूर्ति का ऐसा कोई विवाद नहीं था, मूर्ति के पर कभी भी कोई सहमति नहीं बनी थी, ना न्यायालय की कोई सहमति थी। एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का व्यक्ति है, जबरदस्ती कोई काम कराना चाहता है, तो ये विवाद था, उस पर कोई सहमत नहीं था, इसलिए वो कभी नहीं हुआ और ना होगा भविष्य में। जैसा कि आपने बताया कि मूर्ति स्थापना का कोई विशेष मुद्दा है नहीं, तो फिर कल ये जो कांग्रेस उपवास रखने जा रही है, तो वो क्या है? कांग्रेस उपवास करने जा रही, हम तो कह रहे हैं अगर उपवास से उनके वोट बन रहे हैं और मूर्ति के विरोध से बन रहे हैं, तो हम तो कहते हैं आजीवन उपवास करें, वो आजीवन अनशन करें। इससे अच्छा क्या होगा कि कांग्रेस को वोट बैंक मिलेगा। अरे कांग्रेस जैसी एक समझदार पार्टी के लिए, जिसके लीडर्स इतने समझदार हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये न्यायपालिका का मुद्दा है। न्यायपालिका की बगैर सहमति के आप जबरन किसी भी प्रकार से अनशन करो, चाहे उपवास करो, कैसे आदेशित कर दोगे किसी न्यायालय को कि आप हमारे पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति की मूर्ति लगाइए? नहीं हो सकता। ये तो बेकार की बात है। किसी तरह से वोटों की राजनीति है, इसी तरह से वो भीम आर्मी ने की, इसी तरह से भीम सेना ने की, समाजवादी पार्टी ने की, ये राजनीति चल रही है। अरे न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, स्वतंत्रता संविधान से दी गई है, वो हमेशा स्वतंत्र रहेगी। उस पर किसी राजनीतिक दल का कोई भय या कोई बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं थोपा जा सकता। उस पर एग्जीक्यूटिव का भी, प्रशासन का भी कोई निर्णय एप्लीकेबल नहीं होता। नहीं, अगर मूर्ति की स्थापना हो जाती है तो आपको क्या तकलीफ है, अगर होती है तो? मूर्ति की स्थापना में मेरी तकलीफ जो पर्सनल मेरे व्यू से है, और हमारे यहाँ जो अभिभाषक गण हैं उनमें भी 99% अभिभाषक गण और न्यायाधीश गण की जो विरोध मेन है, वो इस कारण से है कि अंबेडकर की मूर्ति जो है ना, इस देश में ही एक झगड़े का कारण बन गई है। और पूरे देश में जहाँ भी मूर्ति लगाई जाती है वहाँ बगैर झगड़े के कुछ नहीं हुआ आज तक। दूसरा चीज इसमें यह है कि अंबेडकर को एक भगवान की श्रेणी दे दी है इन लोगों ने, और हमारे सनातन को ऑलवेज गालियाँ देते हैं। तो हम जो हिंदू लोग हैं, हिंदू वो भी हैं, लेकिन अपने को अंबेडकरवादी कह के अंबेडकर को भगवान मानते हैं, उनकी मूर्ति रख लेते हैं, उनकी तस्वीर, उसी की पूजा पाठ करने लगे हैं। तो ये हमारे सनातन का जहाँ जहाँ विरोध होगा वहाँ 100% मैं अपने मत से और बाकी मेरे जो साथी हैं उनके मत से हम लोग विरोध करेंगे, और कभी भी इस तरह की प्रक्रिया या कोई स्थापना नहीं होने देंगे। मतलब हम यूं भी कह सकते हैं कि ये अंबेडकर की आड़ में सनातन विरोधी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंबेडकर की आड़ में सनातन विरोधी बन रहे हैं। ये बौद्ध भी नहीं बन रहे, ये सिर्फ अंबेडकरवादी बन रहे हैं। अंबेडकरवादी का आशय ये है कि इनको ना तो कोई धर्म पसंद है ना कुछ, सिर्फ अंबेडकर इनका भगवान है और कुछ नहीं है। और हम ये कतई सहन नहीं कर पाएंगे कि हमारे देवी देवताओं को गालियां दें, या किसी प्रकार के मंदिरों को, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाएं, या हमारे समाज को गालियां दें। नहीं, सही बात है। हमारा धर्म तो किसी भी धर्म को गाली नहीं देने की इजाज़त देता कि हम किसी सभी धर्म को मानने वाले हैं, और मानते भी अपन जो हिंदू धर्म है वो किसी को भी गाली नहीं देता। लेकिन ये हिंदू ही है, लेकिन ये हिंदू होकर हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इनसे अच्छे तो मैं उन लोगों को मानता हूँ जो ट्राइब्स से बेचारे जंगलों में रहते हैं, वो हिंदू हैं और हिंदू देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। ये तो मतलब जानवरों की श्रेणी से भी नीचे आ गए कि आश्चर्य है। मैं कहता हूँ आप किसी भी धर्म में मान्यता करें, हमारे यहाँ बहुत धर्म के लोग रहते हैं, हम लोग क्या उनकी गालियाँ बकते हैं या बुराइयाँ करते हैं, उनको ये कहते हैं कि इस धर्म को मत मानो, आप नहीं रोकते ना। ये
एक भयग्रस्त वातावरण, लूटपाट का वातावरण उत्पन्न करना, आदमी को डराना, धमकाना, मारने पीटने की धौंस देना। मुझे भी दी गई, आपने देखा होगा कि लाठी पे नाम लिखा है, बंदूक पे नाम लिखा है, कट्टे पे नाम लिखा है। अरे भाई, कितने लोगों को ऐसे मारोगे आप? हैं तो ज़्यादातर सनातनी हिंदुस्तान में। कहाँ तक आपके ये गुंडागिरी या जो आतंकवादीपन है ये क्यों चलेगा आपका? इसलिए सनातन का जहाँ जहाँ विरोध होगा हम उसके विरुद्ध खड़े हैं, और इसलिए मैं अम्बेडकर के विरुद्ध हूँ और हमेशा रहूँगा। जैसा कि अभी कुछ समय पहले हाई कोर्ट में झगड़ा भी हुआ, कुछ जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और वकीलों के बीच मारपीट भी हुई, तो ये बात कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई थी? ये कहना नितांत गलत है, असत्य है क्योंकि हाई कोर्ट परिसर के अंदर आके उनका इस तरह से बवाल काटना। हाई कोर्ट में के परिसर में या जिला न्यायालय के परिसर में कभी भी कोई विवाद या अप्रिय घटना या मारपीट की घटना नहीं हुई है। ये तो बाहर रोड पर जबरन आके वहाँ पे ऊधमबाजी करते हैं, और ऐसे ही पहले कर रहे थे, कहीं इधर प्रदर्शन करना, कहीं उधर धरना देना। तो उस दिन का शायद 14 तारीख की बात थी, वो 14 तारीख को ये कुछ लोग आए वहाँ पे, गाली गलौज रोड पे खड़े होकर करने लगे, कुछ पुलिस वालों को भी गाली गलौज करने लगे, जय भीम के नारे, और वकीलों को चैलेंज करने लगे। उस आधार पे ये मारपीट की घटना हुई थी। उसमें ऐसा कोई विषय नहीं था, और मेरे हिसाब से ऐसा सच तो कोई मारपीट नहीं थी, थोड़ा बहुत उनको भगाया था पुलिस ने। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको लेके, उनका शरण लेके ये शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। ऐसा उनका प्रयास यही है, लेकिन शक्तिहीन है। शक्ति प्रदर्शन तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ऐसी ही शक्ति दिखानी होती तो बॉर्डर पर जाके दिखाए ना। क्योंकि संविधान की बात करते करते ये, मेरे हिसाब से तो ये संविधान भी नहीं मान रहे हैं। इनके सारे कृत्य जो हैं असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं, संविधान के अनुरूप कुछ नहीं है। एक तरफ कहते हैं संविधान के अनुरूप चल रहे हैं, हाँ, लेकिन ये टोटल इनके इलीगल और असंवैधानिक कृत्य हैं, जिनको ये अडॉप्ट किए हुए हैं और वही कर रहे हैं। संविधान में बोलने की भी पात्रता है, संविधान में धर्म मानने की भी पात्रता है। ये तो भयग्रस्त वातावरण बनाना, और वो भी इतने इनमें साहस नहीं है कि ये हम जो हिंदू हैं, सनातनवादी हैं, उनका कुछ कर सकें। अगर ऐसे ही विषय वस्तु होती तो ये कुछ करके दिखाते, नहीं कर पाए और न कर पाएंगे ये। जैसा कि जो भीम आर्मी का गठन जिन्होंने किया वो चंद्रशेखर रावण हैं, वो अपने को चंद्रशेखर आज़ाद भी लिखते हैं पीछे। तो भीम आर्मी जिस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में वो कार्य कर रही है, क्या वह सही है? और जो चंद्रशेखर रावण हैं उन पर रेप जैसे केस के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर रावण ने इसकी स्थापना की, उनने एक दल गठित किया, लेकिन दल का उद्देश्य ये कदापि नहीं था केवल राजनीतिक दल है, और ये कदापि नहीं था कि देश में एक भय का वातावरण उत्पन्न करें, आप गाली गलौज करें, माँ बहन की गालियाँ बकें, मारने पीटने की धौंस दें, देवी देवताओं का गाली गलौज करें, उनकी मूर्तियों की छेड़छाड़ करें, तोड़ फोड़ करें। ये कदापि नहीं था। अब आप सोचें, ये उस दशा में भी आ जाते हैं कि हमारे यहाँ 2 अप्रैल 18 में घटना हुई थी। वे बात को इन लोगों ने लूटपाट की, लड़कियों से छेड़छाड़ की, लड़कियों के कपड़े फाड़े, बच्चों को स्कूल में परेशान किया, एक अति सीमा पार कर दी थी। तो आज हमारे ग्वालियर के सिटीजन्स जो हैं, नागरिक, बहुत विजिलेंट हैं, इनको जानते हैं कि ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये करेंगे कि एक वातावरण बनाएंगे लूटपाट करके और गायब हो जाएंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इस बार वो ये लूटपाट भी नहीं कर पाएंगे और कोई वातावरण नहीं। और ऐसे मैं रावण से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को कम से कम अपने दल का सदस्य ना बनाए, पार्टी का सदस्य ना बनाए, जो अब लूटपाट करते हैं, लड़कियों की छेड़छाड़ करते हैं। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया कि रावण स्वयं पे भी चार्जेस लगे हुए, मैं भी देख रहा हूँ। एक इंदौर बेस्ड है रोहिणी,
वो लड़की लगातार सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एलिगेशंस लगा रही है। कुछ दिन पहले शायद रावण जी ने भी ये मंजूर किया कि हाँ उनसे उनके रिलेशंस रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही आया ये। और वो लड़की ये भी कह रही है बहुत सारी ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी इनने बर्बाद की है। तो आगे भविष्य में देखते हैं कि कौन की एफआईआर होती है, क्या प्रशासन एफआईआर कराने में सक्षम है एक सांसद के खिलाफ। मेरे हिसाब से अगर इस तरह के एलिगेशन सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं तो एक बार शासन को उस लड़की से बात करके ये पूछना चाहिए कि ये हकीकत है, उसके पास आधार है, तो वो एफआईआर स्वयं में भी दर्ज हो सकती है। उस एफआईआर के लिए कोई फरियादी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सूचना की आवश्यकता होती है। रोहिणी घाबरी जो है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी समय हो गया उनको अपनी आवाज़ उठाते, लेकिन आज तक चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हो पाई है। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव पड़ने के कारण ये सब हो रहा है। रोहिणी घाबरी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, वो आए दिन सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर को दिखा रही है कि ये कितना गलत है। ये सही है कि अगर कोई एक जनरल व्यक्ति होता, नॉर्मल सिटीजन होता, उसके विरुद्ध अब तक एफआईआर हो चुकी होती है और बल्कि केस चल रहा होता। एक सांसद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की गोदियों में बैठे हुए हैं, इस कारण से उनके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन उन्हें मिला हुआ है उस कारण से उनके अगेंस्ट एफआईआर नहीं हुई है, अन्यथा 100% एफआईआर हो जाती। लेकिन मैं भविष्य देख रहा हूँ कि निकट भविष्य में उनके खिलाफ 100% एफआईआर होगी। उसको किसी भी कीमत में कोई कानूनी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो उसको रोक सके। तो फिलहाल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि बाबा साहेब की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। अब एक प्रश्न और इसमें नियत हो गया है, मूर्ति की प्रतिष्ठा तो कभी नहीं होगी। ना हमारे जिला न्यायालय में, ना हाई कोर्ट में। ठीक, वो तो भूल जाएं सारी चीज़ें, ये तो अब वोटों की राजनीति करना है। तो चलो मान लेते हैं बिल्कुल नहीं होगी। तो समय समय पर सवाल उठते हैं, सवाल ये उठते हैं कि जो संविधान लिखा वो बाबा साहेब ने लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही अकेले ऐसे सदस्य हैं उसके जिन्होंने ये संविधान लिखा, या कोई और भी हैं जिनकी इसमें भूमिका रही? ये प्रश्न अच्छा है आपका और मैं इस प्रश्न पर आजकल काम भी कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि हमें एक अवसर मिला और वो अवसर हमारे जो ये सेना है ना, आतंकवादी सेना, इसने प्रदान किया और जनता में भी अवेयरनेस आई। तो इसमें एक नाम उभरा जो राजनीतिकरण के कारण का मतलब स्वार्थों के कारण उस नाम को हमेशा के लिए दबा दिया गया था। धीरे धीरे कभी चलता था तो फिर दबा दिया जाता था। हकीकत में अंबेडकर जो है कभी भी संविधान निर्माता नहीं रहे और उन्होंने संविधान पर कोई कार्य नहीं किया, एक अनुच्छेद या एक आर्टिकल की रचना नहीं की। अंबेडकर तो उस समय जो कांग्रेस थी उसकी देन थे, उनसे ओबलाइज थे, क्योंकि उनने उनको 2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार चुनाव जिता के 47 में संविधान सभा का सदस्य बनाया पहले, और उसके बाद प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। जबकि उससे पहले 243 आर्टिकल अनुच्छेदों की जो निर्माण रचना कर चुके थे वो थे असली हकदार संविधान निर्माता स्वर्गीय श्री B.N. राव साहब। अब सवाल यह है कि B.N. राव को स्मृति से कैसे विस्मृत किया। वो उस समय कांग्रेस ने उनका नाम दबा दिया और उस समय से, जबकि अंबेडकर भी ये एडमिट करते हैं कि B.N. राव के द्वारा उसकी ड्राफ्ट तैयार किया, रचना की। B.N. राव वो शख्सियत है हिंदुस्तान की जो पहले हमारे भारत से पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे। बर्मा का संविधान भी उनकी देन है। अच्छा। B.N. राव वो व्यक्तित्व हैं जो हमारे यहाँ ICS थे, हमारे यहाँ जज रहे कैलकाटा हाई कोर्ट में,
उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट के जज भी रहे। और उस व्यक्ति, वो परिवार ही बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान लोग थे उसके परिवार, उनके परिवार में। तो ये एक अच्छा अवसर प्रदान किया इन लोगों ने कि इनके विरोध से हमने BN राव को प्राप्त कर लिया और भारत की जनता ने कर लिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कैसे भी कुछ भी करें, विरोध करें, प्रदर्शन करें, लेकिन BN राव का नाम जो है अब भारत के संविधान निर्माता के रूप में स्थापित होकर रहेगा। और वर्चुअली मैं देख रहा हूँ कि हो चुका है। अब जो मूर्तियां ये जगह जगह अम्बेडकर संविधान निर्माता लगते थे ना, अब BN राव की मूर्तियां लेंगी, उनके हाथ में वो संविधान होगा, उस पर लिखा होगा कि संविधान निर्माता हकीकत में BN राव हैं। BN राव ही वो व्यक्ति होंगे जो आगे भविष्य में हमारी भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से भी सुशोभित करेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अब उनको भूल जाएंगे। अब एक बार हम लोग देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन अब हम 100% उनके स्थापना करेंगे। वो एक महान व्यक्तित्व हैं और हम उनके लिए हर कार्य कर रहे हैं। और अभी भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सभी लोग जान चुके हैं कि स्वर्गीय BN राव साहब क्या थे और उनका नाम आगे भविष्य में। मतलब आप चाहते हैं कि हाँ, अंबेडकर की मूर्ति ना लगते हुए BN राव की मूर्ति यहाँ पर लगाई जाए। चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जहाँ भी लगे, संविधान निर्माता के रूप में जो भी मूर्तियाँ लगें, जो भी चित्र लगें, जो भी पोस्टर लगें, होर्डिंग लगें, और प्राथमिक कक्षाएं जहाँ तक 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो क्लासेज हैं, उनके जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें, उनमें भी इनका जो स्वर्गीय श्री BN राव साहब हैं, उनका पूरा जीवन दिखाया जाए। हमारे यहाँ लोगों को शिक्षित किया जाए कि BN राव साहब क्या थे। तो ये चीज़ हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई, ये चीज़ हमें क्यों नहीं बताई गई? ये बहुत बड़ा विषय है। ये BN राव का शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई जानता होगा, और जो जानते होंगे उन्होंने कभी उनको आगे नहीं लाए। नहीं, जानते बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी पुस्तकों में हैं। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, संसद है, सब में रखी हुई हैं पुस्तकें। कहाँ कोने में डाल दिया गया? इनको कोने में डाला। उस समय की राजनीतिक जो गतिविधियां थी, राजनीतिकरण के कारण इनका नाम दबाया गया, जानबूझ के अम्बेडकर को ऊपर लाया गया, क्योंकि उस समय सत्ताओं का सवाल जैसे आज है उस समय भी था। आज जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उपवास कर रही है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा न्यायपालिका के प्रश्न में कांग्रेस को उपवास करने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं तो ये तो कल फैसलों का उपवास करने लगेंगे। ये न्यायपालिका का ही फैसला होगा ना। ये चीज़ तो हम आए दिन देखते हैं कि कोर्ट के खिलाफ उपवास कर रहे हैं, कहीं आंदोलन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ये चीज़ तो हम आए दिन देखते हैं। कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हैं ये लोग। यही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान रहा कहाँ? इस संविधान को फिर कौन मान रहा है इस देश में, आम जनता या गरीब लोग? यही मेरा कहना है कि राजनीतिक जो पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, जो वो अब न्यायपालिका पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संविधान का पालन करें तो न्यायपालिका का जो एक प्रभार है वो स्वतंत्र प्रभार है। न्यायपालिका को ना एग्जीक्यूटिव से मतलब है, ना किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है, ना किसी पद और प्रतिष्ठा से मतलब है। न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से संविधान और कानून के अनुरूप निर्णय करती है। लेकिन आज तो जो वातावरण बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये सारी न्यायपालिका को भी एग्जीक्यूटिव की तरह अपने प्रेशर में लाना चाहते हैं। तो ये हम लोग तो नहीं होने देंगे, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, विद्वान हैं, और भारत में यही नहीं, अभिभाषक सभी जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ऐसा भारत में नहीं होने देगा। राजनीतिक दलों को विफलता का मुंह देखना पड़ेगा, और हमारे जो न्यायालय चल रहे हैं संविधान अनुसार, वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर बिगर भयग्रस्त भयमुक्त होकर निर्णय पारित करेंगे और हर डिसीजन लेंगे। एक तरफ तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानने से इनकार कर रहे हैं, हम मानेंगे नहीं उनको, फिर संविधान मानेंगे? संविधान तो हर व्यक्ति मान रहा है और मानेगा, लेकिन ये कहें आपके बाबा साहेब को क्यों नहीं मानेंगे? बाबा साहब की कोई भूमिका नहीं है। अभी हम उनके बारे में बताएंगे। थर्ड डिग्री जो क्या बोलते हैं, डिवीजन से हर क्लास पास आदमी है वो BN राव साहब जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, हमेशा ICS थे उस समय। ये तो कुछ भी नहीं थे। 2 बार खुद की कंस्टिट्यूंसी से चुनाव आ रहे हैं।
तीसरी बार कांग्रेस ने इसने एक सीट खाली करा के चुनाव जितवाया, क्योंकि वोट की राजनीति थी। उस समय भी ये खींचतान थी कि किसी तरह से भी सरकार बननी चाहिए। तो इन परिस्थितियों में हुआ सारी, अदरवाइज तो ये अंबेडकर ने कुछ भी नहीं किया भारत के संविधान के लिए, नथिंग। केवल पुस्तक हाथ में पकड़ के ये कह देना संविधान निर्माता है, कुछ नहीं है। जितने लोग चिल्ला रहे हैं भारत में कि संविधान निर्माता है, उनमें से एक भी व्यक्ति ये बताए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कौन से आर्टिकल की रचना की, संरचना की, लिखा, ये बताएं। उनने क्या काम किया संविधान में, ये बताएं। हम जैसे कह रहे हैं ना, संविधान उन्हीं ने लिखा ना, किसने? अंबेडकर साहब ने लिखा नहीं है संविधान उनने। संविधान का जो ड्राफ्ट समझते हैं आप, पूरा संविधान जो ड्राफ्ट बनाया वो बनाया BN राव साहब ने। 243 आर्टिकल अनुच्छेद वो लिख चुके थे। उसके बाद ये आए थे पिक्चर में, इनका तब आगमन हुआ था संविधान सभा में, उससे पहले ये कुछ नहीं थे। और अगर इनसे और भी अधिक बात करें तो ये अंबेडकर से तो ज़्यादा हमारे ग्वालियर के रायजादा साहब थे, जिनने हाथ से संविधान को लिखा। उनको क्यों नहीं नाम लिया जाता? और 299-98 सदस्य और थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? राजेंद्र प्रसाद का नाम क्यों नहीं लिया जाता, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, हमारे यहाँ प्रथम राष्ट्रपति, क्यों नहीं लिया जाता? तो कहने का आशय ये है, आप इतने नामों को देखें कि एक नाम को ऊपर क्यों लाया गया? वो इसीलिए लाया गया कि वोट की राजनीति उस समय भी हावी थी, लेकिन अब जनता समझ चुकी है संविधान निर्माता अम्बेडकर तो हो ही नहीं सकता कहीं से भी। हम आज BN राव को संविधान निर्माता मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी मानेंगी, और इस भारतवर्ष में वही स्थापित होंगे संविधान निर्माता के रूप में। और जो महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले, महिला हित की बात करने वाले, वो महिलाओं को नोचने का काम कर रहे हैं, जो भीम आर्मी की तरफ से हैं। यही तो विषय है। एक तरफ कहते हैं अंबेडकर मूर्ति विरोधी थे। हाँ। अगर मूर्ति विरोधी थे तो आप उनकी मूर्ति क्यों लगा रहे हैं? एक आदमी कह रहा है, उनका भगवान कह रहा है कि मूर्ति का विरोध करना है, और दूसरी तरफ आप उसके अगेंस्ट विरुद्ध जाके ये कह रहे हैं उनकी मूर्ति लगाई जाए। आपने कहा महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण, दोहन, छेड़छाड़, जो भी बलात्कार करते हैं यही लोग कर रहे हैं। इनके सांसद जिनने ये पार्टी का गठन किया है, नहीं तो इतने प्रचलित और उनके बारे में इतने फेमस नहीं होते जितना आजकल हो रहे हैं। उन पर हर तरह का आक्षेप लग रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात अभी नहीं करूंगा, अगर उन पर कोई केस मुकदमा हो जाएगा तब बात करेंगे इस पर। अच्छा, एक मुद्दा और है जो बहुत समय से खिंचा चला रहा है और कई बार इसको लेके आंदोलन भी हो चुके हैं, जो है एक आरक्षण का मुद्दा। ये आरक्षण रूपी जो कुछ भी कहें अपन इसको, तो ये मुद्दा कभी ख़त्म होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या संविधान में आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कुछ दावे किए गए थे या नहीं किए गए थे? शुरू में तो दावे थे, 10 साल के लिए किया गया था केवल, लेकिन वो मैंने कहा ना, राजनीतिक कारणों से वोट चाहिए राजनीतिक दलों को, इस कारण से वो आज तक चल रहा है। लेकिन इसमें मेरा कहना ये है कि अब जनता में एक अवेयरनेस एक चेतना जागृत हुई है। इस कारण से ये धीरे धीरे हम सब लोग मिलके, जो राजनीतिक दल हैं, जो संसद में बैठते हैं, वहाँ पे कानून बनाते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, हम लोग उनको इतना प्रेशराइज कर देंगे, उनसे ये अपनी प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप ये संशोधन लाइए कि ये रिजर्वेशन का जो क्लॉज है संविधान में वो हटाया जाए। दूसरी चीज़, रिजर्वेशन का क्लॉज हटाने के बाद हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें फ़ायदा ना दें, हम ये कहना चाहते हैं कि आप फ़ायदा हर उस व्यक्ति को दीजिए जो अशिक्षित है, गरीबी रेखा के नीचे है, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, विप्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी बिरादरी हो, आप सभी को एक कैटेगरी में रखिए। कैटेगरी का जो
फार्मूला तैयार किया जाए संविधान में वो ये हो आर्थिक आधार पे। जैसे अभी एक ईडब्ल्यूएस पे तैयार किया हमने 10%, तो ईडब्ल्यूएस में ये एक्चुअल में उसको आरक्षण या रिजर्वेशन जैसे फायदा नहीं दे रहे। उसमें क्या किया उन्होंने, 10% दे दिया जनरल कोटे से, लेकिन उस 10% को रिजर्व मान तो रहे कि वो गरीब हैं इसलिए 10% में आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। ना एज रिलैक्सेशन है, ना उनके खर्चे दे रही है, ना पढ़ाई का खर्च उठा रहे, ना ही ये उनके किराए भाड़े देते, ना बच्चों को फीसें अदा करते, ना स्कॉलरशिप देते। तो फ़ायदा क्या उस ईडब्ल्यूएस से? इन्हें जो सुविधाएं आप एक आरक्षण कैटेगरी को, आरक्षित कैटेगरी को दे रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस को दे दिया। और मैं कहता हूँ पूरा आरक्षण भारत में ईडब्ल्यूएस के आधार पर करें ना, क्या दिक्कत है? सभी को उसमें कवर करो, चाहे वो किसी भी वर्ण से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, तो वो सुविधा संतुलन बनेगा। जो वर्ग भेद, बिरादरी भेद बढ़ रहा है, वो इस भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा एक और है, जैसे कि जो आर्टिकल 19 है, तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए। आर्टिकल 19 पे बहुत सारी गाइडलाइन बनी हुई हैं, बहुत सारे केस हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आर्टिकल 19 कहता है हमें बोलने का, स्पीच का अधिकार है, लेकिन आप स्पीच की एक ये लिमिट तो होनी चाहिए कि किसी के देवी देवता को, किसी के धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को गाली दें, भयग्रस्त करें, मारने पीटने का कार्य करें, छेड़छाड़ का कार्य करें, तो ये उसके अगेंस्ट है। लेकिन हो क्या रहा है देख रहे हैं ना पॉलिटिक्स में। अब जब रावण सेफ हो सकता है तो रावण की सेना क्यों सेफ नहीं होगी? यहाँ मतलब आर्टिकल 19 का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है, फिर भी उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। मैंने आपको कहा ना कि जब एक सांसद, इनका जो मुखिया है, वो सेफ है रावण, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता। इतना सारा सोशल मीडिया पर सब पड़ा है, अखबारों में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, उस पर कोई FIR दर्ज नहीं होती। तो उनके जो सदस्य हैं, उनकी जो आर्मी के सैनिक हैं, उन पर कैसे दर्ज होगा? तो ये सब राजनीतिक और मतों के जो वो है ना कि मत चाहिए हर राजनीतिक पार्टी को उनका, उसके कारण है। अन्यथा इतने में एक जनरल नागरिक होता, सिटीजन होता, उसके खिलाफ कब का मुकदमा दर्ज हो जाता। उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई महिला आयोग नहीं कर रहा, कोई मानव अधिकार आयोग नहीं कर रहा, कोई प्रशासन नहीं कर रहा, कोई सरकार नहीं कर रही। इसलिए मैं आज सरकार आपके माध्यम से भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से खास तौर से ये आग्रह करूँगा कि ये सब कुछ मटेरियल देखते हुए जो सोशल मीडिया पर पड़ा है और न्यूज़ चैनलों में, उस लड़की से कांटेक्ट किया जाए इनको, और रावण चले ही हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो प्रक्रिया बनती हो उस प्रक्रिया के तहत उनको कार्रवाई की जाए, FIR की जाए, उन पर मुकदमा चलाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ ग्वालियर के वरिष्ठ वकील मिश्रा जी। तो आगे इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहिए द खबरी मन से।